करते हैं एक दुखद खबर जो कि कुवैत से आ रही है। कुवैत की एक इमारत में आग लगने से 41 भारतीयों की मौत की खबर है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कुवैत की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण आग लगी और जिसमें ये खबर आ रही है कि 41 भारतीयों की मौत की खबर इस दुर्घटना के बीच में बताई जा रही है। वहीं घायलों की बात करें तो घायलों में भी ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर भारतीय ही इसमें शामिल हैं। आपको बता दें सुबह 6 मंजिल इमारत में भीषण आग लगी थी और आग लगने का कारण क्या कुछ रहा फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इमारत में आग उस वक्त लगी जब बड़ी संख्या में श्रमिक वहां मौजूद थे और बताया ये भी जा रहा है कि फिलहाल अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया कई लोगों को इसमें से निकाल लिया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आग के धुएं की वजह से कई लोगों की मौत इसमें हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने शोक जताया है और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी है कि भारतीय दूतावास हर मदद करने के लिए जुटा हुआ है। दूतावास की तरफ से इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर हम अपने दर्शकों को अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ताजा हालात क्या है इस पर सीधा जुड़ते हैं नीरज कुमार से। नीरज, ये बताएं सबसे पहले अपडेट क्या है और मौत के आंकड़े की बात करें तो क्या कुछ लेटेस्ट नंबर आपके पास है और साथ ही साथ हम रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा कर लिया गया है। आग जिस बिल्डिंग में लगी थी आग को बुझा दिया गया है। अब वहां देखने को आग के नाम पे कुछ है नहीं, क्योंकि सुबह में आग लगी थी 4 बजे और करीब 2-3-4 घंटे तक ये आग धधकती रही और अपने आगोश में भारतीय और दूसरे लोगों को अपने आगोश में लेती रही। 40 भारतीयों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। बहुत सारे भारतीय अस्पताल में भर्ती हैं। कुल 160 लोग उस वक्त इस बिल्डिंग में जहां इतने सारे भारतीयों की मौत हुई वहां लोग थे और ज्यादातर लोग उसमें भारतीय थे, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा थे। भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से अभी इस बारे में तो जरूर जानकारी दी गई थी कि लोग मारे गए, लेकिन ये स्पेसिफिक तौर पे जानकारी नहीं दी गई थी कि सभी भारतीय 40 भारतीय हैं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 भारतीयों की मौत हो गई है। भारतीय राजदूत जो वहां मौजूद हैं उन्होंने कैंप का दौरा किया है जहां ये हादसा हुआ था, वहां का दौरा किया है जहां अलग अलग अस्पतालों में भारतीय मजदूर भर्ती हैं जो घायल अवस्था में, हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। 90 भारतीयों को बचाया गया क्योंकि 160 लोग थे इस बिल्डिंग में जहां ज्यादातर लोगों की मौत हुई और बिल्डिंग में कुव्यवस्था यानी मिसमैनेजमेंट था, अव्यवस्था थी और जो मालिक है उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जरूर दिए गए हैं। लेकिन भारत के लिए बहुत दुखदाई और दर्दनाक खबर है। तमाम लोग स्तब्ध हैं और तमाम जो नेता है भारत के वो इस पे अपना कॉन्डोलेंस दे रहे हैं और भारतीयों की मौत पे शोक जता रहे हैं। जी नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 40 भारतीयों की मौत की खबर है इसमें, तो पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। फिलहाल कुछ नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, जो नंबर जहां तक बढ़ने की बात है 40 से अधिक 40 भारतीयों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हम तक पहुंच गई है, आधिकारिक लोगों से जानकारी मिली है। लेकिन जो अस्पताल में भर्ते अगर उनकी हालत कुछ लोगों की बहुत खराब है तो बिल्कुल आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की आशंका जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस बात की संभावना बहुत कम है। दूसरी चीज कि जहां आग लगी थी वहां आग को बुझा लिया गया है क्योंकि सुबह के वक्त आग लगी थी और अब सुबह 4 बजे वहां स्थानीय वक्त के मुताबिक आग लगा था और अभी भी वहां दोपहर का वक्त है तो घंटों गुजर गए हैं, 11-12 घंटे तो गुजर ही गए हैं। तो आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन इस आग ने बड़ी संख्या में लोगों को आगोश में ले लिया। तो शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मोदी 3.0 की।
24 जून से संसद का अगला सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान नए सांसद शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन क्या इस सत्र में बजट पेश किया जा सकता है, ये जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे इकोनॉमिक ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, पूरी खबर क्या है और बजट कब तक पेश हो सकता है? जी हाँ, नई सरकार बनने के बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बजट कब पेश होगा। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बता दूं कि सरकार ने, संसदीय कार्य मंत्री ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया है कि संसद का सत्र 24 जून से चलाया जाएगा और 3 जुलाई तक चलेगा। लेकिन संसद के इस सत्र में बजट पेश नहीं किया जाएगा, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। ये 24 जून से 3 जुलाई तक का जो संसद का सत्र होगा, उसमें नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। फिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, जो कि राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 3 जुलाई को संसद के सत्र का साइने डाई हो जाएगा, यानी संपन्न कर लिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद बजट सत्र शुरू होगा। तो बहुत हद तक संभावना है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में 15 जुलाई या उसके बाद के दिनों में बजट पेश किया जाए और बजट सत्र शुरू होने के पहले या अगले दिन जो है वो बजट पेश किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बजट की तैयारियां नहीं हो रही है। बजट की जो बेसिक तैयारियां होती है, आंकड़े जुटाने के, लिखने के, वो सब काम तो पहले से वित्त मंत्रालय में हो चुका है। लेकिन बजट में ऐलान क्या किया जाएगा, इसको लेकर 18 तारीख से प्री बजट कंसल्टेशन होगा। संबंधित लोगों के साथ सलाह मशविरा होगा, किसान संगठनों, इंडस्ट्री के लोग हो, उद्योगपति हो। सलाह मशविरा के बाद उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच चर्चा के बाद बजट के उन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, फिर जिसका ऐलान आप बजट में देख सकते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि जल्द ही बजट के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और इससे पहले आपको बता दें, आज कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बनी नई सरकार में एक बार फिर से महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय की कमान संभाल ली है। उन्होंने नए मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय आवंटित होने के बाद आज कार्यभार संभाला है इस अहम मंत्रालय का, और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और दूसरे बड़े अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान निर्मला सीतारमण के साथ पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। अब जल्द ही वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट पेश करेंगी। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीसरी सरकार की प्राथमिकता और विकसित भारत की दिशा तय करेगा। निर्मला सीतारमण के अलावा आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सड़क परिवहन का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर राज्य मंत्री अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी लिखा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व स्तरीय और आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर सवाल खड़े किए हैं। 400 पार के नारे पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और जो पूरा समीकरण है वो बदल गया। यही वजह है कि महाराष्ट्र में महायुति को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। तो एकनाथ शिंदे के इस बयान का जेडीयू के केसी त्यागी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 400 पार वाले नारे को विपक्षी दलों ने संविधान बदलने से जोड़कर उसका दुरुपयोग किया है। 400 पार की जो हमारी खबर थी, उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया।
चलिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू की करीबी साफ तौर पर झलकी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने चाहे, मगर प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका और उनकी पीठ थपथपाई। आपको बता दें, नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री शामिल है। फिलहाल एक पद खाली रखा गया है। लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीतने के बाद पहली बार आज राहुल गांधी वायनाड पहुंचे। उन्होंने वहां पे रोड शो किया और सभा को भी संबोधित किया। इसमें राहुल के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। राहुल खुली जीप के ऊपर बैठे दिखे। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर निशाना साधा। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be Member of Parliament of Wayanad or will I be Member of Parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. तो 10 साल के बाद संसद में एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है विपक्ष की चुनौतियां और कैसे ये आगे बढ़ेगा इंडिया अलायंस का गठबंधन? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं अब उड़ीसा की, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है। मोहन मांझी शपथ ले रहे हैं। सीधी तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, कई सारी अटकलें थी कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है और मोहन मांझी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। श्री रघुवर दास, श्रीमान निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपनक अनुमति कामना करुछि। प्रथमे से जहां पर मुख्यमंत्री मोहन मांझी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में मेजॉरिटी के साथ बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बना रही है और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करी ओडिशा राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्धा अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय व पक्षपात रे बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मो कनकवर्धन सिंहदेव ईश्वर नाँ रे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तथ प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मान को जनैबी नहीं बा प्रकट करी नहीं।
तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उड़ीसा से, जहां पर मोहन मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं, और वहीं ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं उड़ीसा से, जहां पर मोहन मांझी ने सीएम पद की शपथ ली है। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद हैं। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे। तो पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री रहे मोहन मांझी, और इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में उनके साथ जो मंत्री परिषद में शामिल होंगे, जो अलग अलग मंत्रालयों का पोर्टफोलियो संभालेंगे, वो यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। ईश्वरଙ୍କ नामरे शपथ करुअछि जे जेउ विषय राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणा जिवो बा मोते ज्ञान तो हेबो, ताहाकु एपरि उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेबो तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कोनोसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। कैबिनेट मंत्री। तो पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, और अब सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव बलांगीर के राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और छठी बार विधायक बने हैं। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा राज्य भाजपा के महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनकी छवि की बात करें तो उनकी छवि एक जुझारू महिला नेता की है, लेकिन वो पहली बार विधायक बनी है। अंतरकरण निर्वाह करी एवं बिना भय बा बिना पक्षपात रे बिना अनुराग रे बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। तो चलिए आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं बाजार की। आज फेड आउटकम से पहले बाजार में कंसोलिडेशन दिखाई दिया। इसी के साथ मार्केट बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 76,607 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 58 अंक चढ़कर 23,323 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। वहीं एफएमसीजी मेटल ऑटो शेयरों में दबाव देखने को मिला। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोंथालिया का कहना है कि अब सरकार बनने के बाद बाजार में निवेश आता रहेगा। सोंथालिया के मुताबिक डिफेंस कंपनियों में अच्छा पैसा बन सकता है। मोदी 3.0 100 दिन का जो एजेंडा है उसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। आपके बजट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने वाले हैं। आई थिंक कंजम्पशन भी थोड़ी बहुत लाइमलाइट में जरूर आएंगे। पीएसयूज में तो अभी भी बहुत दम है, क्योंकि अगर 5 साल का एजेंडा जो ना सरकार के सामने है, तो आपके रेलवेज डिफेंस मेरे हिसाब से तो इनमें तेजी अभी जस्ट शुरू ही हो रही है। नेक्स्ट 5 साल में रेलवेज में बहुत कुछ होने वाला है। डिफेंस में एक्सपोर्ट प्लस आत्मनिर्भर आपकी काफी कुछ जो आप अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें पीएसयूज की लास्ट 3 साल में 5 गुना प्रॉफिट बढ़ी। तो बाजार आज फिर नई ऊंचाइयों पर है। निफ्टी के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी नया शिखर बनाया है। 4 जून के बाद इस जोरदार रैली में जिन शेयरों की भूमिका रही उसके बारे में बता रहे हैं हॉर्मस। अगर हम 4 जून के बाद से अगर हम बात करें तो निफ्टी उस स्तर से 6 ट्रेडिंग सेशंस, अब ये छठा ट्रेडिंग सेशन है 4 जून के बाद, उस वक्त से अब तक निफ्टी 7% है। निफ्टी बैंक और नए शिखर पर भी है आज, पर निफ्टी बैंक एक अंडर परफॉर्मर रहा है क्योंकि गिरावट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा थी 4 जून के सत्र, और उसके कंपैरिजन में निफ्टी बैंक 7% ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों उस दिन 8% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। उन लेवल से अब मिड कैप इंडेक्स 10% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 13% ऊपर है। पर सरकारी कंपनियों में जो सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी, पीएससी इंडेक्स जो है मंगलवार के सेशन में, पिछले मंगलवार के, उस 16% की गिरावट के साथ बंद हुआ था।
उसने ज़्यादातर अपने नुकसान को रिकवर कर लिया है, पूरी तरह से नहीं बट ज़्यादातर कर लिया है, अभी भी 12% के उछाल के साथ कारोबार करता हुआ। पर अगर हम देखें 4 जून से लेकर अब तक सभी 50 जो निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव है, सभी ने बढ़त दिखाई है। तो एक अच्छा ट्रेंड यहाँ देखने मिला है हमें निफ्टी में 4 जून के बाद से। अब वो कौन से ऐसे शेयर है जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं 4 जून के सत्र के बाद से? सरकारी कंपनियों में जिस तरह की रिकवरी आई तो ताज्जुब की बात नहीं है कि ONGC टॉप गेनर है निफ्टी का 4 जून के बाद 17% के उछाल के साथ। टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स, NTPC एक और नाम शुमार है इस लिस्ट में। बट अब एक अंडर परफॉर्मर्स की अगर हम बात करिए, सारे स्टॉक्स गेन्स तो थे मगर अंडर परफॉर्मर्स भी थे इन कंपैरिजन, क्योंकि अगर स्टॉक्स 10% के उछाल के साथ चले हैं तो ये एशियन पेंट्स फ्लैट, HUL फ्लैट, ब्रिटानिया लगभग फ्लैट और डिवीज लैब्स और टाटा कंज्यूमर्स भी 3 से 4% का उछाल देखने मिला है 4 जून से। अब हम सरकारी कंपनियों की बात कर रहे थे तो PSE इंडेक्स में कौन से ऐसे शेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा उछाल दिखाया है? BHEL में 20%, कॉनकॉर, ONGC जो कि निफ्टी का भी टॉप गेनर है, PFC इसमें शामिल है। बट PFC और REC दोनों उस 4 जून के सत्र में 25% तक गिरे थे तो वो अब तक अपने उस नुकसान को रिकवर कर रहे हैं। REC के शेयर भी 13% के उछाल के साथ आए हैं 4 जून के बाद से और PFC भी 14.5% का उछाल दिखाया है। अब मिड कैप इंडेक्स की तरफ चलते हैं। मिड कैप इंडेक्स में जो शेयर्स आदित्य बिरला ग्रुप के शेयर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किए हैं। वोडाफोन आइडिया 25% के उछाल के साथ 4 जून से। आदित्य बिरला फैशन भी एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब रफ्तार दिखाता हुआ 22% के उछाल के साथ। फैक्ट भी 22% की उछाल देखी गई है। पर फैक्ट में आपको बता दूं कि बाजार में बिल्कुल फ्लोट, हार्डली एनी फ्लोट है फैक्ट का। LIC हाउसिंग और ऑरेकल फाइनेंशियल जो आज भी ऊपर है उस 21% की गेन्स के साथ। और स्मॉल कैप्स में जो शेयर है HFCL, तेजस नेटवर्क्स जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, वो सारे आज आउट परफॉर्म किए हैं 4 जून के बाद से। हमारा राजा और NCC जो आंध्र प्रदेश से लिंक स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और प्राज इंडस्ट्रीज भी 4 जून के बाद से 26% के उछाल के साथ। तो 4 जून के बाद एक शानदार रिकवरी देखी गई है बाजार में। ब्रॉडर मार्केट्स एक नए शिखर पर, निफ्टी एक नए शिखर पर, बस इंतजार अब है निफ्टी बैंक का। चलिए फिलहाल वक्त ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मॉनसून की। समय से पहले मॉनसून आया मगर अब मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए इंतजार लंबा हो सकता है। मॉनसून की चाल पर मौसम विभाग की वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय से बातचीत की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। देखिए, अभी का जो स्थिति है मॉनसून काफी एक्टिव है, स्पेशली आपका पेनिनसुलर इंडिया में। जैसे पिछले 2-4 दिन में ऑलमोस्ट एवरीडे हमारा मॉनसून का लाइन काफी आगे आ चुकी है। महाराष्ट्र का काफी हिस्से और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी के राज्यों में से हमारा मॉनसून का लाइन काफी एडवांस कर चुकी है। ईस्ट में अभी एडवांस नहीं हुआ है मगर हम क्योंकि ईस्टर्लीज यहाँ उतना स्ट्रांग नहीं है कि वेस्टर्ली जो वेदर सिस्टम है उसको डिस्प्लेस करे, उसके लिए हम अभी वेट कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी ब्रेक लग गया है मॉनसून के ऊपर? नहीं, ऐसा कोई भी स्थिति, हम ब्रेक का कोई पहली तो बात है, ब्रेक एक डेफिनेशन होता है जब पूरा देश में मानसून आ जाती है, मानसून ट्रफ फुटहिल्स में चली जाती है और पूरा देश में मानसून एकदम वीक हो जाती है। अभी का स्थिति वैसा नहीं है क्योंकि हमारा मानसून अभी पेनिनसुलर इंडिया में काफी एक्टिव है और एडवांस भी हो रही है रोज। तो और ये स्थिति में और शेयर जोन भी है मानसून का जो एक बहुत क्लासिक फीचर है। एवरीथिंग टुगेदर हम ये कह नहीं सकते हैं कि मानसून कोई ब्रेक फेज में आ रहा है। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो कहाँ अभी हीट वेव का अलर्ट आपकी तरफ से जारी किया हुआ है? उत्तर और आपका नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया में अभी हीट वेव का स्थिति है। उसका जो सबसे ज्यादा सिवियरिटी है अभी ईस्टर्न पार्ट्स में, यानी कि ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, यही जगह में सबसे ज्यादा है, जिसके चलते हमने आज रेड अलर्ट जारी किए हैं आज के लिए ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इन तीनों जगहों में आपका कल भी हीट वेव रेड अलर्ट के साथ सीवियर हीट वेव का जो वार्निंग वो जारी रहेगा। परसों बिहार से हटने का थोड़ा संभावना दिख रहा है मगर उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश एक्सपेंशन होगा, यानी कि वेस्ट उत्तर प्रदेश को भी हम कल से रेड अलर्ट में रखेंगे। तो बिहार, झारखंड कुल मिला के 2 दिन या 3 दिन तक रेड अलर्ट, उसके बाद ये ऑरेंज में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज रेड अलर्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश में, कल
पूरा रीजन में आपका रेड अलर्ट आ जाएगा। और जहां तक आपका पंजाब हरियाणा की बात है, वहां आपका ऑरेंज अलर्ट के साथ आज उसके बाद से थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा। तो गर्मी की मार के साथ दिल्ली के लोग पानी की किल्लत भी झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली सरकार ने अब तक टैंकर माफियाओं के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाए। डिटेल्स लेते हैं असीम चंदा से। तो असीम, बताएं, दिल्ली में पानी का भयंकर संकट चल रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, क्या कुछ कहा गया है? इस वक्त दिल्ली में पानी का बड़ा संकट है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा उसकी पानी की सप्लाई रोक रहा है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के पानी को रिलीज करने के निर्देश दिए थे। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं राज्यों के मुख्य सचिव इस मामले में हलफनामा दायर कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लगातार टीवी पर देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि दिल्ली में किस तरह से पानी का संकट है, किस तरह से टैंकर माफिया काम कर रहा है, किस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है। आप हमें बताइए कि आपने पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया, कितने लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई की, क्या टैंकर माफिया के ऊपर आपकी कोई कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा कि अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो हम ये काम दिल्ली पुलिस को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि आप सारी जानकारी हमको दीजिए कि आपने पानी की बर्बादी रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार को ये जानकारी कल तक सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी और सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और माफिया को सख्त सजा दी जाएगी। दिल्ली के अंदर आप कहीं पर किसी भी तरह का अगर पानी का कोई दुरुपयोग कर रहा है, वो चीज सामने आती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। हम हरियाणा सरकार से भी बात कर रहे हैं, हिमाचल की सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम अदालत के सामने भी जा रहे हैं, हमारे सारे अधिकारियों को ग्राउंड पे भी हम उतार रहे हैं। चौतरफा हमारी कोशिश है। दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है, अगर कहीं भी पानी का अगर दुरुपयोग आपको दिखता है तो आप भी उसको नियंत्रित करें, क्योंकि ये हम सबके प्रयास से इसका समाधान संभव है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है पैकेट जूस से जुड़ा हुआ, जिसे अक्सर लोग ये समझकर पीते हैं कि ये सेहत के लिए अच्छा होगा, लेकिन आईसीएमआर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पैकेट वाले ये जूस सिर्फ चीनी का घोल है जो आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। तो जरूर देखिएगा आज का कंज्यूमर अड्डा, जूस में झोल चीनी का घोल, आज शाम 5:57 पर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। डोडा में मंगलवार देर रात आतंकवादियों ने सेना की चौकी पर हमला किया। गोलीबारी में 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घायल होने की खबर है। इससे पहले कठुआ जिले में भी आतंकवादियों ने गोलीबारी की और इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर बताई जा रही है। आपको बता दें पिछले 3 दिन में ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। रियासी से कटरा के 30 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं को भी यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।